नमस्कार। द ट्रुथ के अंक में मैं प्रीति पांडे अपने सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूं। बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे के बाद प्रशासनिक तनाव बढ़ गया है। उन्होंने बंधक बनाने तक का प्रशासन पर आरोप लगा दिया, जबकि प्रशासन ने उनके आरोपों को खारिज किया। सरकार ने उन्हें अनुशासनहीनता के कारण निलंबित बीच बीच कर दिया है। एडीएम कंपाउंड के सभी गेट बंद कर दिए गए। किसी भी बाहरी व्यक्ति के, यहां तक कि मीडिया के भी अंदर जाने की अब अनुमति नहीं है। इलाके को कुछ इस तरह से अब सिक्योर किया गया है कि मानो कोई छावनी में तब्दील कर दिया गया। इससे पहले सिटी मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा देने वाले अलंकार अग्निहोत्री ने जिला प्रशासन और जिलाधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि उन्हें जिलाधिकारी कार्यालय में अकेला पाकर बंधक बनाने की कोशिश की गई। उन्होंने अपने बयान में बेहद गंभीर आरोप लगाए। मैं तो पहले से ही, आप जानते हैं, कल मैंने जिलाधिकारी महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय और जो सीओ सर हैं उत्तर प्रदेश भारत निर्वाचन आयोग, मैंने उनको अपना इस्तीफा पहले ही जारी कर दिया है। तो ये तो कल जो सुनियोजित साजिश थी, जब वो विफल हो गई, कल जब रात में डीएम सर के जो कैंप ऑफिस में जो घटना हुई, दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, जिसमें कि उनको फोन पर जब उनको डीएम सर को कोई कॉल आया था 7:30 से 7:45 के बीच में, और उसमें जो वार्ता चल रही थी स्पीकर फोन पे, जो सबने सुना, उसमें ये था कि ये साला पंडित पागल हो गया है, इसको ये बिठा के रखो, इसको रात भर जाने मत देना। इन आरोपों पर प्रशासन की ओर से एडीएम देश दीपक सिंह ने सफाई भी दी। उन्होंने बंधक बनाने के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि मजिस्ट्रेट साहब को केवल सरकारी सेवा नियमावली के बारे में बताया गया था और उन्हें ससम्मान चाय कॉफी पिलाई गई थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बीच बड़ा कदम उठाते हुए अलंकार अग्निहोत्री को अनुशासनहीनता के आरोपों में निलंबित कर दिया है। नियुक्ति विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर शामली जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के साथ अटैच कर दिया गया है। बरेली के मंडलायुक्त बीएस चौधरी अब इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन करेंगे। हालांकि इस सस्पेंशन को लेकर की भी प्रतिक्रिया आई है, वो भी सुना देते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब कोई बंधक बनाने जैसी कोई बात हुई ही नहीं थी। बेसिकली वो खुद में गए थे सबसे मिलने के लिए, अलंकार अग्निहोत्री जी जो यहाँ पर सिटी मजिस्ट्रेट हैं, और हम तीनों एडीएम थे, एडीएम प्रशासन, एडीएम हमारे सिटी और कप्तान साहब, डीएम साहब, सब लोग थे। और मतलब उनको कॉफ़ी भी पिलाई गई, कॉफ़ी टेबल पर अच्छे से बात हुई, बस उनका व्यू जाना गया और बात हुई उनसे, और ऐसी कोई बात नहीं हुई कि उनको बंधक बनाया गया या कोई ऐसी बात नहीं। मतलब बातचीत के लिए वो खुद ही गए थे और बात कर के वो चले आए। 2019 बैच के पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री ने गणतंत्र दिवस के दिन अपना इस्तीफा राज्यपाल को ईमेल किया था। उनके इस्तीफे के पीछे का मुख्य कारण नई यूजीसी नियमावली और संतों का कथित अपमान बताया गया। यूजीसी के नए नियमों को कारण बताते हुए उन्होंने कहा कि इससे शैक्षणिक माहौल खराब हो रहा है, जातिगत असंतोष बढ़ रहा है। कुल मिलाकर यूजीसी के नए बिल को लेकर इसी के साथ बवाल खड़ा हो गया। हालांकि विरोध पहले से हो रहा था। जातिगत भेदभाव रोकने का हवाला देकर यूजीसी ने जो नए नियम बनाए हैं उसका विरोध शुरू हो गया है। यूनिवर्सिटी, कॉलेज से लेकर सड़कों तक भी इसके विरोध के सुर अब सुनाई देने लगे हैं। ऐसे में चलिए अब आपको समझाते हैं कि आखिर यूजीसी को यह बिल क्यों लाना पड़ा। इसके पीछे जिस रिपोर्ट को आधार बनाया गया है उसमें दरअसल क्या दलीलें दी गई। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी ने 2026 में नए नियम बनाए, जिसका नाम है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026। ये नियम यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए हैं। नियमों के मुताबिक हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज में एक इक्विटी कमेटी बनानी होगी। ये कमेटी एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों की शिकायतें सुनेगी और तय समय में उसका निपटारा भी करेगी। कमेटी में एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांग और महिलाओं का होना मैंडेटरी किया गया है। कमेटी का काम कैंपस में बराबरी के माहौल को बनाना और पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए योजनाएं लागू करना है। चलिए अब कौन सी रिपोर्ट इस नए रूल्स के लिए
जिम्मेदार बताई जाती है वो भी आपको बताते हैं। यूजीसी ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट सौंपी थी जिसमें जातिगत भेदभाव के आंकड़े दिए गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक उच्च शिक्षण संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव की शिकायतें साल 2017-18 में 173 थी, जो 2023-24 में बढ़कर 378 हो गई। यानी 5 साल में इसमें 118 से ज्यादा प्रतिशत का इजाफा हुआ। ये आंकड़े यूजीसी के अपने डेटा से सामने आए थे जो पार्लियामेंट कमेटी और सुप्रीम कोर्ट को दिए गए। शिकायतों में 90% से ज्यादा का निपटारा बताया गया, लेकिन पेंडिंग केस भी बढ़े। अब 108 पेंडिंग केस 2023-24 में बताए गए। नए नियमों में भेदभाव की परिभाषा कैसे बताई गई? जातिगत भेदभाव को स्पष्ट रूप से इसमें परिभाषित किया गया है। ये एससी, एसटी, ओबीसी छात्रों के खिलाफ किसी भी तरह का प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष या अपमानजनक व्यवहार भेदभाव माना जाएगा। ये कहता है अगर कोई छात्र की गरिमा या शिक्षा में समानता को कम करता पाया गया तो वो भेदभाव माना जाएगा। इस मामले की शिकायत कमेटी को की जा सकेगी और दोषी पर सख्त कार्रवाई के प्रावधान किए गए हैं। चलिए अब समझते हैं कि इस विषय पर फिर हंगामा क्यों हो रहा है। अगर बात इक्वालिटी की हो रही है, विरोध क्यों हो रहा है? नए नियमों के खिलाफ सवर्ण यानी जनरल कैटेगरी के छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका आरोप है कि ये नियम सवर्णों के खिलाफ है। नियमों में सिर्फ एससी, एसटी और ओबीसी के खिलाफ भेदभाव की बात कही गई है। जनरल कैटेगरी के छात्रों को भेदभाव का शिकार माना ही नहीं गया, जिसका विरोध हो रहा है। सवर्ण समाज के लोगों का कहना है कि नियमों का फायदा उठा करके तो कोई भी छात्र जो सवर्ण कैटेगरी के हैं उनको फंसाने के लिए झूठी शिकायत कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट में भी इसके खिलाफ याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि ये यूजीसी एक्ट और उच्च शिक्षा में समान अवसर की भावना के खिलाफ है। विरोध करने वाले कहते हैं कि इससे भेदभाव कम नहीं होगा बल्कि ज्यादा हो सकता है। फिर अगर ऐसा है तो ये नियम लाने क्यों पड़े? ये नियम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2025 में रोहित वेमुला और पायल तड़वी जैसे मामलों की सुनवाई के दरमियान यूजीसी को 8 हफ्तों के भीतर सख्त नियम बनाने के लिए कहा था। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के रोहित वेमुला और मुंबई मेडिकल कॉलेज की पायल तड़वी ने कथित जातिगत उत्पीड़न के बाद सुसाइड कर लिया था। इन मामलों में उनकी माताओं ने पीआईएल दाखिल किया। कोर्ट ने यूजीसी से कहा था कि 2012 के पुराने नियमों को अपडेट करें और भेदभाव रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था बनाई जाए। चलिए तो अब समझते हैं पूरा मामला क्या है। यूजीसी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश और अपनी रिपोर्ट के आधार पर अब इन नियमों को तैयार किया है। रिपोर्ट में बताया गया कि पिछले 5 सालों में जातिगत भेदभाव की शिकायतें 118.4% बढ़ी, इसलिए हर यूनिवर्सिटी में इक्विटी कमेटी बनाना अनिवार्य है। लेकिन जनरल कैटेगरी के छात्रों को लगता है कि ये नियम एक तरफा हैं और उनके खिलाफ इस्तेमाल किए जा सकते हैं। यूनिवर्सिटी कॉलेजों में हंगामा इसलिए भी मचा है कि एक तरफ दलित पिछड़े छात्रों की सुरक्षा, दूसरी तरफ सवर्ण छात्रों का डर कि नियमों का दुरुपयोग न हो जाए। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है। इस बीच इन नियमों को लेकर के भी और जिस तरीके से अब अग्निहोत्री साहब का इस्तीफा हो गया है, मामला और तूल पकड़ता जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि 2 फाड़ हो चुके हैं। प्रतिक्रियाएं भी बहुत सी आ रही हैं, आपको वो प्रतिक्रियाएं भी दिखा देते हैं। मसलन कुमार विश्वास ने इन नियमों को लेकर एक ट्वीट किया जो उनकी मनोदशा को बताता है, और भी रिएक्शंस हैं। कुछ खुलकर सामने आ रहे हैं इसके विरोध में, तो कुछ ये कह रहे हैं कि अग्निहोत्री साहब ने तो जो इस्तीफा दिया वो मौका परस्ती नजर आती है। अगले साल चुनाव हैं और ऐसे में वो इस बहाने मौके को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए रिएक्शन सुन लेते हैं। इसमें मैं एक बात बहुत विनम्रता से आश्वस्त करना चाहता हूं, किसी को उत्पीड़न होने नहीं दिया जाए, कोई भेदभाव नहीं होगा। कोई डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे किसी को भी मिसयूज करने का अधिकार नहीं रहेगा। इसमें यूजीसी हो, भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, इसकी दायित्व रहेगी। मैं आश्वस्त करता हूं, उसको जो व्यवस्था हुई है, भारत की कुछ भी व्यवस्था हो, संविधान की परिधि के अंदर होगा। और ये जो विषय आई है, ये तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में व्यवस्था है। इसमें आश्वस्त मैं फील करना चाहता हूं, कोई भी किसी के ऊपर भी अत्याचार या किसी को भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। गाइडलाइंस आए हैं, मैं मानती हूं कि हाँ, काफी टाइम जाति भेदभाव होता है, जातिगत भेदभाव होता है और उस पे किसी तरीके की गाइडलाइंस होती है। पर ये गाइडलाइंस में ही अगर भेदभाव हो
कि आप एक तरफ को सोचें वही ऑप्रेस्ड हैं और दूसरी तरफ को सोचें ये ऑप्रेसर्स हैं। यानी ये जो जजमेंट है इस गाइडलाइन के माध्यम से, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं मानती हूँ अगर 7 केस SC ST OBC के होते हैं, हो सकता है 3 हो या 2 हो या 1 हो जो जनरल कैटेगरी का हो, और कौन निर्धारित करेगा कि किस तरीके से ये कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, क्या शब्दों से, क्या एक्शन से, या किसी एक परसेप्शन से। दूसरा जो मेरा मानना है कि अगर कोई फॉल्स केस होता है, और इट्स ओपन फॉर मिसयूज, ऐसी चीजें ओपन फॉर मिसयूज होती हैं और अनेक उदाहरण है ऐसे। अगर ये फॉल्स केस पता चलता है, उसका पेनल्टी क्या होगी? क्योंकि एक स्टूडेंट के करियर की बात होती है। स्टूडेंट का करियर अगर किसी तरीके से डिस्टर्ब होता है एक फॉल्स केस के अनुसार, तो जिसने लगाया है वो, उसकी पेनल्टी क्या होगी? ये जो निर्णय ले रहे हैं, वो निर्णय करने वाले कौन बैठे हैं? तो ये सारी चीजें को ध्यान में रखकर कि किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन खत्म करने के लिए हम और डिस्क्रिमिनेशन कैंपसेस पे ला रहे हैं, ये गाइडलाइन को विड्रॉ होना जरूरी है। और पूरे देश भर में इसका माहौल बना हुआ है और देश भर में यही मांग हो रही है। मैं उम्मीद करती हूँ प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी इस पर सोचेंगे कि ये निर्णय किस आधार पर लिया गया, और एजुकेशन मिनिस्टर से कहेंगे इसको जल्द से जल्द वापस लें, या तो मॉडिफाई करें या उसको बिल्कुल जिस रूप में आया है उससे वापस लिया जाए। देखिए, मैं नहीं जानता कौन है और ना ही मैंने कुछ सुना है इनके बारे में, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी चुनावी कीड़े जिनको काटने लगते हैं, राजनीति की बू आने लगती है जिनमें, तो एक बहाना तलाशते हैं। मैं पर्टिकुलर केस में नहीं जानता क्या विस्तृत थी, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास अकूट संपत्ति होती है और वो सरकारी नौकरी छोड़ के किसी बहाने से, और वो फिर उस मैदान में हीरो की तरह अपने को पेश करके प्रस्तुत होना चाहते हैं। मैं नहीं जानता किसने क्या बयान दिया है, किसने क्या दिया है और कारण, उसका वास्तविक कारण क्या होगा। जब लोग इसके बारे में छानबीन करेंगे तब पता चलेगा। मुझे इस प्रकरण में कोई जानकारी नहीं। तो कुल मिलाकर के देखिए, प्रतिक्रियाएं आप सुन चुके हैं, विरोध भी हो रहा है, छात्र सड़कों पर उतर आए हैं, मॉडिफिकेशंस की गुंजाइशें हैं। छात्र जिस चीज को लेकर आशंकित हैं, ऐसे में क्या इसमें वो मॉडिफिकेशंस इंक्लूड की जाएंगी? आपको क्या लगता है कि क्या ये नियम वाकई एक समुदाय, एक वर्ग के लोगों को लाभ देने के साथ साथ दूसरे समुदाय को आशंकित करने वाले हैं? आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा।